बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त भी सियासी बेयकीनी की कैफियत है और ये बेयकीनी की कैफियत इसलिए भी है कि कल हुकूमत के लिए बजट पास करवाना एक अहम मरला है। आज सारा दिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इत्तेहादी जमातों और अपनी जमातों के अरकान से मिले और लोगों को आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातों के लिए लाया जाता रहा ताकि कल बजट इजलास के मौके पे हुकूमत को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ जो सूरत हाल है इस पूरे खित्ते के अंदर वो बहुत अहम सूरत हाल है। पाकिस्तान जो मसला कश्मीर का बड़ा अहम फ्रीक है, उसके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है क्योंकि मोदी सरकार अब जिस डगर पर चल पड़ी है, 11 माह से कश्मीरियों को उनके घरों में बंद किया गया है, उनके लिए तमाम जिंदगी के रास्ते मसदूद कर दिए गए हैं। लेकिन उसके साथ एक बड़ा अहम स्टेप लिया मोदी सरकार ने, जो खालिस्तान यूनाइटेड नेशन की करारदादों की भी खिलाफ वर्जी है और इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। 25,000 से ज्यादा लोगों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी करने का फैसला किया गया और उन्हें डोमिसाइल जारी कर दिए गए। गोया हिंदुस्तान अपनी उस रवश पर गामजन है कि वो इस पूरे खित्ते के माहौल को भी खराब करना चाहता है और मसला कश्मीर को जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अभी तक पेंडिंग है, उसमें अपने तौर पे वहां पे आबादियाती निज़ाम को पूरे को चेंज करके कश्मीर के मसले को बदलना चाहता है। पाकिस्तान ने इस पर एहतजाज भी किया है। दफ्तर खारजा ने इसको यकसर मुस्तरद किया है कि पाकिस्तान इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता कि वहाँ डोमिसाइल जारी किए जाएँ और डोमिसाइल जारी करने के बाद जो हिंदुस्तान की कोशिश है कि कश्मीर के अंदर जब कभी कश्मीरियों को अपनी राय देने का मौका मिले तो उस वक्त तक ये पूरी जो तादाद है इतने लोग वहाँ बसा दिए जाएँ जिसके नतीजे में हिंदुस्तान अपने मकासद को पूरा कर ले। ये इस खित्ते की सूरत हाल है। इस वक्त कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम मसला बना हुआ है। पाकिस्तान कश्मीरियों का पुश्ती बान है, लेकिन यहाँ इस वक्त मुल्क के अंदर जिस किस्म की बेयकीनी की और बेचैनी की कैफियत है, इससे तो जो कश्मीर से भी हमें हटी हुई दिखाई देती है। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सैयद तलत हुसैन ने अपने ट्वीट में इस पूरी सूरत हाल का बड़ा खूबसूरत अहाता किया है। उन्होंने जो कुछ कहा सुनिएगा वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, आज जैसे पकड़ धकड़ कर मेहनत से हुकूमत के इशाइये में बंदे लाए गए हैं, इससे आधी कोशिश भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का कश्मीर पर खुसूसी इजलास बुलवाया जा सकता था, मगर तरजीहात का मामला है, इमरान अव्वल बाकी सब आखिर। यकीनी बात है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, अपोजिशन सरापा एहतजाज है, महंगाई है, बेरोजगारी है और फिर खास तौर पर जो कोरोना की मुश्किलात की वजह से लोगों को माली मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ हर रोज नई खबरें सामने आपको सुनने को मिलती हैं। हुकूमत जाने वाली है या हुकूमत के 6 माह बड़े मुश्किल हैं या हुकूमत इस बजट के मौके पर किन मुश्किलात का शिकार होगी, ये सारी सूरत हाल है। आज भी इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने अपनी मुलाकातों में अपने अपने मुतालबात पेश कर दिए। ये वो मौका है कि जब बजट पास होना है, हुकूमत को इत्तेहादी जमातों की ज़रूरत है और आज मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म और जैसे कि दूसरे जमातें हैं BNP, वो आज इजलास में शरीक नहीं हुई। BNP तो वैसे ही अलग हो चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने कहा है कि वो अपने इजलास में हैं, इसलिए आज के वो इशाइये में शिरकत नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि कल हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल पेश आती है बजट की मंजूरी के ऊपर। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम एक अहाता करेंगे, जायज़ा लेंगे कश्मीर की सूरत हाल का और उस शहरग कश्मीर का जहाँ इस वक्त भी नौजवान, औरतें, बच्चे आज़ादी के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर रहे हैं। अब तक के अगर अदाद शुमार आपको मैं सामने रखूं तो 1 लाख के करीब 89 से लेके अब तक अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं और जो लोग कस्टडी में, हिंदुस्तानी अफवाज की कस्टडी में, सिक्योरिटी फोर्सेस की कस्टडी में जो लोग शहीद किए गए, उनकी तादाद 7,141 है। 22,915 ख़वातीन बेवा हुई इस पूरे टेनोर के दौरान। और जो इस वक्त भी ऑपरेशन हो रहे हैं और जो चिल्ड्रंस हैं उनको जो उठा के जिस तरीके से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, ये पूरी दुनिया के सामने। लेकिन अक़वाम आलम, सलामती कौंसिल और वो ममालिक जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, कश्मीर पे आपको खामोश दिखाई देते हैं। इसमें भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, दिफाई तजियाकार हैं। उनके साथ मेरे साथ आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा, सीनियर तजियाकार हैं। कश्मीर के अमूर पर, इस रीजन के अमूर पर और दिफाई अमूर पर उनकी गहरी नज़र होती है। डॉक्टर मारिया साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोपीय यूनियन से, और आपको कुछ देर के लिए लेके चलेंगे मकबूजा कश्मीर, जहाँ से फारूक तौहीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हुर्रियत रहनुमा है और चेयरमैन है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़
मैं आपसे करूं, मकामी सियासत का जरा हल्का सा जायजा लेते चले जाएं और इसको अगर रिलेट करें हम अपनी इस खित्ते की सूरत हाल के साथ, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ पाकिस्तान को इंटरनेशनली मुश्किलात का सामना है, खासतौर पर अगर हम खारजा पॉलिसी की बात भी करें, कश्मीर इस वक्त जिस तरह मोदी सरकार कश्मीर की सूरत हाल पे पूरी उस खित्ते के सारे माहौल को ख़राब करने पर तुला हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल का आपके सामने है। इन हालात में हुकूमत एक अजीब बेचैनी का शिकार है। हालांकि हुकूमत, अपोजिशन, तमाम हमारी सियासी जमातों को यकसुई के साथ इन इश्यूज़ पे कम अज़ कम अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अक़वाम आलम को बताना चाहिए कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो कश्मीरियों के साथ है और किसी सूरत भी जो मोदी सरकार का एक प्लान है उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचने देगी। लेकिन बजट इजलास कल है, आज वज़ीर-ए-आज़म सबको बुला के अपने इत्तेहादी अरकान को उनको मुतमिन करने के लिए उनके मुतालबात सुनते रहे, उनसे वादे वईद होते रहे और उनके जो मुतालबात हैं उस पर कहा जाता रहा कि उनको पूरा किया जाएगा। सियासी जमातें इस मौके पर जब हुकूमत थोड़ी सी मुश्किल का शिकार हैं, अपने मुतालबात सामने रखे हुए हैं। मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल को आप कैसे रिलेट करते हैं इस वक्त हमारी सियासी सूरत हाल को और फिर जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो और हमें बड़ी खुशी है कि आप सेहतयाब होकर ये कोरोना के मामला से और खैर खैरियत से अब आप यू बैक ऑन द स्क्रीन और हम बहुत खुश हैं टू सी यू बैक ऑन द स्क्रीन। हेल एंड हार्टी माशाल्लाह। देखें नसरुल्लाह मलिक साहब, एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। एक तो जाहिर बात है इकोनॉमिक हालात और ख़राब हो गए कोविड की वजह से। फिर ये कोविड की सूरत हाल में जो सारा गवर्नमेंट का फोकस कोविड के ऊपर है, कश्मीर के ऊपर जाहिर बात है उस तरह का फोकस नहीं है जो कि होना चाहिए था। और हम ये भी देख रहे हैं कि एक अपना पॉलिटिकल एक अनसर्टनिटी जो है वो भी इसके सामने नजर आ रही है। ये पहली मरतबा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अपनी तरफ से एक डिनर देना पड़ गया अपने इत्तेहादियों के लिए और वहाँ पे बातचीत हो रही है। इसका मतलब ये है कि देयर ऑल्सो ही इज ऑल्सो कंसर्न कि कुछ मामला ठीक नहीं और कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल वोट है, अपोजिशन तकरीबन इकट्ठी हो गई है। लेकिन बरगट साहब ये रवायत तो हमारे यहाँ रही है ये अक्सर के बजट की मंजूरी से कबल जो इशाया दिया जाता है वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़ीर आला देते हैं ताकि अपने और इत्तेहादी जो अरकान असम्बली उनको इकट्ठा किया जा सके, उनको एतमाद में लिया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आज सारी इत्तेहादी जमातों ने, अरकान ने वज़ीर आज़म के सामने अपने मुतालबात रखे हैं, सारा दिन मुलाकातें होती रही हैं और हर कोई अपने अपने मुतालबात लेके सामने आ गया है। इन हालात में बजट पास करवाना हुकूमत के लिए कितना आसान, कितना मुश्किल होगा? देखिए मलिक साहब, पहली बात तो ये कि उनके एक अहम इत्तेहादी जो है, ठीक है बेशक उनके सिर्फ 4 वोट थे, लेकिन बीएनपी मैंगल जो है वो तो अपना इत्तेहाद से निकल चुके हैं। और इनकी खुशकिस्मती के शाहजहां बुख्ती जेयूपी वाले जो हैं वो सिंगल वोट वो उनके पास मौजूद है। और देखिए कितना उनके लिए ये बेशक PMLQ ने ऐलान कर दिया कि वो कल वोट में गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये एक मसला एक काफ़ी एक तशवीश का मामला है फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि एक बड़ा इत्तेहादी जो है PMLQ वो जनाब वो आज प्राइम मिनिस्टर के इस डिनर में वो नहीं आए हैं। तो मेरा ख्याल है जी हाँ बिल्कुल, तो इट इज़ अ स्नब फ्रॉम द PMLQ ऑन द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने सही कहा कि पाकिस्तान की तारीख में मुझे कभी याद नहीं है कि कोई बजट जो है उसमें वोट जो गवर्नमेंट जो है उसमें फॉल होगी क्योंकि उसमें कुड नॉट गेट दी रिक्विजिट वोट्स। लेकिन जो PTI में जो इनफाइटिंग हुई है, जो उसकी खबरें भी बड़ी आ रही हैं और इस तरह इत्तेहादी भी जो नाराज हैं, तो ये एक गैर यकीनी सी सिचुएशन जरूर हुई है मुल्क के अंदर। और जिस तरह ऑपोजिशन बड़ी एग्रेशन के साथ और बड़े जोर के साथ वो जिस तरह आए, देखें एक आप बात आपको बड़ी चीज नजर आ रही है कि ऑपोजिशन अब एक 1 पॉइंट एजेंडे की तरफ मेरा ख्याल जा रही है और वो ये कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो रिजाइन करें और बेशक PTI जो है इन हाउस चेंज लेके आए वगैरह वगैरह। तो ये अब आप कह सकते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो भी खुल के जो है सामने आ गई है। और बात फिर वही आ जाती है इस सूरत हाल में कश्मीर जो है जो उसको फोकस होना चाहिए था, जो उसको टेंशन मिलनी चाहिए थी, वो उसको भी नहीं मिल रही। मैं बुरेर साहब आपके वापस आता हूँ कश्मीर पे, मुझे आज डिटेल में बात करनी है क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है कश्मीर के अंदर, सच्ची बात तो यह है कि वहाँ मजालम बढ़ते जा रहे हैं और मोदी सरकार ने तो हलाकूर हिटलर के मजालम को भी जो है वो पीछे छोड़ दिया। इस वक्त सूरत हाल वहाँ पे ग्राउंड पे ये सूरत हाल है। कश्मीर से भी हमने जायजा लेना है, हमारे साथ मौजूद होंगे फारूक तोहिदी साहब, लेकिन डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा ये बताइएगा कि जो इस वक्त डोमिसाइल्स दे दिए गए 25,000 लोगों को, मोदी सरकार तो इस बात पे डटी दिखाई देती है कि अब कश्मीर को बिल्कुल उसका सारा स्टेटस चेंज कर चुकी है, दुनिया की किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है, ना अक़वाम मुत्तहिदा को, ना सलामती कौंसिल को।
मोदी सरकार किस तरफ लेके जा रहे हैं इस पूरे खित्ते के माहौल को? निसुल मलिक साहब, इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर है कश्मीर के नुक्ते नजर से, कि इस वक्त हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल लेके आए हैं जम्मू और कश्मीर का, उसके बाद उन्होंने वहां से कश्मीर तशख्खुस को खत्म करने की एक जामे कोशिश की है। अब और उसके बाद जो नेशनल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, अगर आप उन दोनों एक्ट को साथ मिला के पढ़ते हैं तो उन्होंने जो शराइत रखी है वो इस वक्त डोमिसाइल में नजर आ रही है। सबसे अव्वल शर्त तो ये है कि 1948 से तकरीबन 5 साल कबल अगर आपके पास वहाँ की एविडेंस है जो नेशनल रजिस्टर के अंदर आपका नाम एक शहरी के तौर पर उसका इंदराज हुआ है, उसको कहते हैं कि हिंदुस्तानी शहरी होने का हक होता है। और हिंदुस्तानी शहरी होने की हक की जो अहमियत इस बात से है कि उन्होंने कहा कि अब कश्मीर जो है कश्मीर बतौर एक मुतनाज़ा इलाका नहीं बल्कि हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और यूनियन टेरिटरी है। उन्होंने आर्टिकल 2 और 3 को इस्तेमाल किया और उसको यूनियन टेरिटरी करार दे दिया। और अब उन्होंने कहा है कि कश्मीर को जो है एक ऐसी रियासत बनाया जाएगा जहाँ तमाम हिंदुस्तानी शहरी वहाँ जाकर आबाद हो सकेंगे। और फिर डोमिसाइल के लिए कुछ शराइत रखी हैं। उन शराइत के अंदर सबसे पहली शर्त, जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 साल कबल 1948 के वो कहते हैं कि आप शहरियत के शवाहिद थे, फिर वो कहते हैं कि आप बस 15 साल अगर आप वहाँ कश्मीर में सुकूनियत रखते हैं उसका अंदाज करें। लेकिन इस वक्त कोविड से फायदा उठाते हुए उन्होंने तमाम तरह जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन कर दिया है। और अब वो ये कह रहे हैं कि जो लोग जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि जो मुंशी है वहाँ के रजिस्ट्रार से ये बात दिखाने में कासर होंगे कि वो वहाँ रहते रहे हैं और नहीं देंगे तो ना सिर्फ उनके ऊपर 50,000 का फाइन लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग निकल जाएंगे उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाएगा। तो फिर वो इस बात का अहाता करेंगे कि ये पाकिस्तानी हैं, ये बांग्लादेशी हैं या ये कहीं और से आए हैं। यानी एक लिहाज से ना सिर्फ कश्मीरियों को कानूनी तौर के ऊपर बेदखल किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि वो तमाम लोग जिस वक्त कश्मीर में मुख्तलिफ कश्मीरी जेलों में मौजूद हैं उनको ये कहा गया है कि जो लोग कश्मीरियों की केसेस को देख रहे हैं यानी कि जो लॉयर्स मौजूद हैं उनके पास ये हक कश्मीर में अगर उनके पास एक कश्मीरी लाइसेंस है तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक है। और उसके बाद उनको अपना केस लड़ने के लिए भी हिंदुस्तानी शहरी यानी हिंदुस्तानी शहरियत के लॉयर के जरिए जाना होगा। यानी एक लिहाज से आप ये समझ सकते हैं कि कश्मीरियों को कश्मीर से बेदखल किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो परमानेंट रेजिडेंसी है तो उसकी जो तमाम तर बेस है उसके अंदर ना सिर्फ हिंदुस्तानी सिविल सर्विस, जैसे कि आप जानते हैं कि कल की जो खबर थी उसमें IAS जो ऑफिसर है उसको ये शहरियत दी गई है। इस तरह आप जो हिंदुस्तानी सैनिक वैलीज हैं यानी कि सैनिक कॉलोनी, सैनिक का मतलब है आर्मी की जो कॉलोनीज हैं, जो तमाम लोग जो वहाँ कश्मीर में दूर बरसर से रहे हैं उन सबको न सिर्फ शहरियत दी जाएगी लेकिन शहरियत देने के साथ साथ वो खास मराद भी दी जाएंगी जिसके तहत वो वहाँ काम करते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी तमाम जो आपके पास हक के तालीम है, हक के सेहत है, वो तमाम हकूक जो है वो मुंजमद कर दिए गए हैं कश्मीरियों के लिए इस कानून के जरिए। तो ये इसका इम्पैक्ट डॉक्टर मारिया साहब, लेकिन अगर इस सूरत हाल में हम देखें पाकिस्तान की तरफ से दफ्तर खारजा की तरफ से मुस्तरद कर देना इस पूरे प्लान को, ये काफी है या हमें इसके लिए भी जाके सलामती कौंसिल का इजलास बुलवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए? हमें हर हालत में 2-3 कदम उठाने जरूरी है। सबसे पहले तो हमें जाहिर है कि पहले यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा कौमी सलामती काउंसिल जाना चाहिए क्योंकि कौमी सलामती जो अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती काउंसिल है वो इसके अंदर एक फरीक है और अक़वाम मुत्तहिदा एक फरीक है इस डिस्प्यूट के, इस तनाज़े के अंदर। दूसरी बात यह है कि आपको कश्मीरी तशख़्ख़ुस को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जम्मू और कश्मीर में हिंदुस्तानी शहरियत रखते हैं, जो PR परमानेंट रेजिडेंसी रखते हैं, पाकिस्तान को अपनी शहरियत उन तक जो है एक्सटेंड करनी जरूरी है, चाहे वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट करे या पाकिस्तान की पार्लियामेंट, जिसके तहत हम जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों के लिए ड्यूल सिटीजनशिप करते हैं वही ड्यूल सिटीजनशिप हमें उन कश्मीरियों के लिए करनी चाहिए जिनके पास 5 अगस्त 2019 से पहले का परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड था। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कश्मीरी 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर में सूरत रखते थे, उनकी तमाम तर आइडेंटिटी या तशख़्ख़ुस हमेशा के लिए गुम जाएगा। और जो अगर 5 साल के बाद अगर वहाँ की रायशुमारी भी करते हैं तो आप नहीं जानते वो कौन से लोग हैं जो वहाँ कश्मीर में रह रहे हैं, तो किनके पास वो लीगल राइट्स होंगे और असल कश्मीरी किधर जाएंगे। क्या उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाएगा, क्या उनको किसी और जगह पे रिपोजेस किया जाएगा, उनको भेजा जाएगा, ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं है। इसलिए इस वक्त कानूनी इक़दाम उठाना बहुत अहम है और पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पे बल्कि अंदरूनी सतह पे भी और आपकी तमाम सूबाई असेंबली के साथ साथ आपकी जो नेशनल असेंबली है उसके तहत ये कानून पास करना अहम है। ठीक है। अली साहब, आपने अक्सर यूरोपीय जो यूनियन
के दफातर हैं, वहाँ पे भी आपने मुजाहरे किए, ब्रसल्स में मुजाहरे होते हैं, कश्मीरी निकलते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। ये जो सूरत हाल है इस वक्त कश्मीर की आपके सामने है, जिस तरीके से वहाँ मुजालम बढ़ते जा रहे हैं, कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया जा रहा है, मोदी सरकार किसी सूरत भी इन मुजालम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कश्मीरी एहतजाज करते हैं, यूरोपीय यूनियन के सामने जाके एहतजाज करते हैं। इम्पैक्ट क्या है इस वक्त कश्मीरियों की आवाज़ वहाँ सुनी जा रही है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की आवाज़ सुनी जा रही है। अच्छा। अब देखना यह है कि सबसे अहम रोल जो है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, जो इस वक्त मौजूद है, उन्होंने पिछले साल जब 5 अगस्त 2019 को उन्होंने मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया था, उस दिन से हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम मुजाहरे भी किए गए, आधे घंटे की वो प्रोटेस्ट भी किया गया, उसके बाद कहा गया कि हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें कि उसके बाद से 5 अगस्त से लेके आज तक अमली तौर पर हमने क्या किया है, ये हमें बहुत जरूरी है देखना। देखें, मोदी सरकार जो है उन्होंने 28 साल पहले कहा था कि वो जब पावर में आएंगे आर्टिकल 370 को खत्म करेंगे। उन्होंने जो वादे किए थे अपनी आवाम के साथ, जिनके वोट लेके वो आए हैं, उन्होंने वो सारे वादे पूरे किए। और मुझे जो डर लग रहा है कि जिस रवश पे वो चल रहे हैं, अगर हमने उनको और मजीद स्पेस दी, मजीद टाइम दिया, तो वो अपने जो मजमूम उनके अज़ाइम है उसमें वो कहीं कामयाब ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जहाँ तक डायस्पोरा का तल्लुक है, डायस्पोरा यही कुछ कर सकता है कि हम यहाँ के जो अदारे हैं, यहाँ की जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन तक वहाँ के हालात के बारे में उनको मालूमात दें और उनसे सपोर्ट की कोशिश करें। हमें सपोर्ट मिल रही है, लेकिन इस सपोर्ट में पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह डॉक्टर साहिबा कह रही थी, हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना होगा। देखिए, कल 8 साल बच्चे को उन्होंने एक बुलेट के साथ शहीद किया है। 8 साल बच्चे को, ये एक नहीं है, इससे पहले वो आसफा हमारी छोटी बच्ची जम्मू में, उसको रेप करके शहीद किया गया। कुनाल पोस्टपुरा का वाकया देख लें, 1991 में हुआ, अभी तक उस पर इंसाफ नहीं हुआ। हम ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इन केसों को लेके यहाँ की जो इंटरनेशनल कोर्ट्स है उसमें जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ स्टेट जा सकती है, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन नहीं जा सकती। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि प्रैक्टिकली कुछ कदम उठाएं, जिसका मजलूम जो इस वक्त जदोजहद कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे बहन भाई, उनकी उम्मीदें जो है वो कायम रहें। अगर वो नाउमीद हुए तो मुझे डर लगता है कि वो अच्छा नहीं होगा, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और ये वक्त है, वक्त बड़ा तेजी से गुजर रहा है और मोदी सरकार बड़ी तेजी के साथ डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। उनका जो मिशन है वो अपने मिशन पे उसी तरह, लेकिन यूरोप आपने देखा जो बाइडेन की तरफ से बयान है, पार्लियामेंट ह्यूमन राइट्स सब कमेटी की चेयरपर्सन ने खत लिखा उनके होम मिनिस्टर को। इसी तरह जो यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उन्होंने खत खुद लिखे। यूनाइटेड नेशन की 18 और 19 की रिपोर्ट्स आई, या एमनेस्टी इंटरनेशनल का या FIDH का हुआ, ये सारी दुनिया जो है ना वो बोलना शुरू हो गई है, जो पहले नहीं बोल रहे थे। वजह ये थी उसकी कि आज तक भारत का जो चेहरा था वो ये था कि बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और ये सेकुलर स्टेट है, लेकिन मोदी सरकार के इक़दामात से साबित हो रहा है कि ये एक फाशिस्ट हुकूमत है और वो उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं जो यहाँ यूरोप में नाजी जर्मनी ने किया था। तो अली साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक से वापस आएंगे। तो बढ़िया है, आपने बात की कि दुनिया इस वक्त सुन रही है, कश्मीरियों की बात भी सुन रही है, इंडियन मज़ालिम भी उन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर दुनिया सुन रही है तो हम क्यों फिर खामोश बैठे हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने ज़ाती अंदरूनी मसाइल के अंदर उलझे रहेंगे या कश्मीरियों के लिए हम आगे बढ़ के कोई अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, तकारीर से आगे बढ़ेंगे और कुछ अमली इकदाम की तरफ आगे बढ़ेंगे? इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद आपको लिए चलते हैं मकबूजा कश्मीर, जहां से हमारे साथ मौजूद है फारूक तौहीदी साहब, चेयरमैन है मुस्लिम लीग जम्मू और कश्मीर के और हुर्रियत रहनुमा है,
फारूक तोयजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो इस वक्त सूरत हाल है कश्मीर की, ज़रा हमारे नाजरीन को, पाकिस्तानियों को, दुनिया भर में जो लोग हैं टेलीविजन चैनल देख रहे हैं, उनको आगाह कीजिएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है वहाँ पे कश्मीर के अंदर, ख़ासतौर पे जब डोमिसाइल 25,000 दे दिए गए, अब क्या स्ट्रेटजी है कश्मीरी जमातों की, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की और कश्मीर के अवाम की? भारत तो इस बात पर डटा हुआ नजर आता है कि वो कश्मीर का पूरा स्टेटस तब्दील कर रहा है, तो शख्स तब्दील कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, जो इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है, वो हम देख रहे हैं कि पिछले 30 वर्षों से मुसलसल भारत का यहाँ पर जो फौजी तसल्लुत है उसमें बेपनाह इजाफा हो रहा है, रोज बरोज उसमें इजाफा हो रहा है। कत्ल-गारतगिरी जारी है, मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है, कश्मीर के नौनिहाल और नौजवानों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, बाजारों को जलाया जा रहा है, लूटमार जारी है, जुल्म सितम जारी है, हर किस्म की, जिसमें आप जो भी इंसानी हुकूक के हवाले से जो भी खिलाफ वर्जी आपके जहन में आती हो, आपके दिमाग में आती हो, आपकी किताबों में आपने पढ़ी हो, तो आपको यूं समझ लेना चाहिए कि भारत की 8 लाख फोर्सेस जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों की उन तमाम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। कत्ल गारतगिरी का दौरा है, लिहाजा इसमें कोई इस सूरत हाल में बेहतरी नहीं बल्कि अबतरी हो रही है। दूसरी बात रही कि इस अबतरी के सूरत हाल में, इस जबर इस्तिबदाद की सूरत हाल में जम्मू कश्मीर की जो हुर्रियत पसंद क़यादत है, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी वाज़ेह और साफ है। हम तवारीखी जो हक़ाइक़ हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, उनकी रोशनी में हम बांगे दोहल दुनिया के सामने इस बात को दोहराते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मुतनाज़ा रियासत है, जिसका फैसला होना अभी बाकी है। और रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने 18 करारदादें पास की है, जिनमें जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया गया है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को हक की खुद इरादत देंगे, ताकि एक आज़ादाना रायशुमारी के जरिए जम्मू कश्मीर के लोग अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। आया कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या रियासत जम्मू कश्मीर का इलाहा पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। तो ये हमारा मुतालबा एक जायज मुतालबा है, और इसी जायज मुतालबे को जो बिल्कुल तवारीखी पस मंजर और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक है, इसी मुतालबे की आवाज को दबाने के लिए, और इसमें जो लोग, हमारे लाखों लोग जम्मू कश्मीर के इस मुतालबे को बुलंद कर रहे हैं, सड़कों पर आकर ये मुतालबा करते हैं भारत से कि वो अपने वादों को यहाँ पर पूरा करे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर का हल करे, तो भारत उसी तहरीक मुज़ाहमत को दबाने के लिए ये सारा कुछ जुल्म जबल कर रहा है। और हमारी ये स्ट्रेटजी कोई नहीं है, बल्कि हम पूरी कुव्वत से और इंशाअल्लाह ताला इस्तिकामत से, सब्र इस्तिकामत से भारत के हर जुल्म जबर का खंदा पेशानी से मुकाबला कर रहे हैं। और हम दुनिया तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि वो आए और जम्मू कश्मीर के मज़लूम लोगों की मदद करें। हमने कभी भारत के सामने सरेंडर नहीं किया है। हमारी सबसे बड़ी फतह यह है कि भारत की 8 लाख फोर्सेस जम्मू कश्मीर में है। हमारी सबसे बड़ी फतह यह है कि पूरी भारत की मिशनरी, हुकूमती मिशनरी जम्मू कश्मीर के हुर्रियत पसंद अवाम पर तसल्लुत और तशद्दुद के जरिए पूरी तरह से दबाना चाहते हैं। हमारी सबसे बड़ी फतह यह है कि भारत जम्मू से ला के जरिए जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की तहजीब तमद्दुन को मिटा देना चाहती है, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की शनाख्त को खत्म कर देना चाहती है, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को अपने इलाकों से इसराइली तर्ज पर, जैसे फलस्तीन में हुआ, उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को अपने इलाकों और अपनी रियासत से बेदखल करना चाहते हैं। और इस सारी सूरत हाल, इस सारी सिचुएशन, इस सारे जबर इस्तिदाद के बावजूद मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हमने कभी भी भारत के सामने सरेंडर नहीं किया है।
और हमारा ये अज़्म है, जब तक तनाज़े कश्मीर भारत इस बात के तैयार हो जाए कि तनाज़े कश्मीर को आगे तारीखी पस मंजर में और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए तैयार होता है, तो हम इंशाअल्लाह ताला हमारी जुद्दोजहद हर सतह पर इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी। फारूक साहब, ये जो 25,000 डोमिसाइल दिए गए हैं भारतीय शहरियों को, ये इसका क्या असरात होंगे? इसके रास्ते में आप रुकावट कैसी खड़ी करेंगे? देखिए मेरे भाई, आपको सब ये समझ लेना चाहिए, भारत के पास इस वक्त पूरी कुव्वत है, पूरी कुव्वत है, पूरी सरकारी मिशनरी है, और हमारे पास जो है वो अल्लाह का फजल है और अवामी ताकत है। ठीक, ये डोमिसाइल कानून का जहां तक ताल्लुक है, ये 1950 से शुरू हुआ है। उस वक्त ये आरएसएस, जो इस वक्त जो भारत की सिंहासन पर आरएसएस की हुकूमत कायम है, 1950 के आसपास में आरएसएस के जो फाउंडर चेयरमैन थे, फाउंडर लीडर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद, उन्होंने उस वक्त कश्मीर को जो स्टेटस रियासती जम्मू कश्मीर का जो नाम निहाद एक महाराजा था, उसने जब भारत के साथ तमाम हकाई के बरकस, तकसीम हिंद की उसूल के बरकस, दो कौमी नजरिया के बरकस एक गैर मोतबर और एक शर्तिया इलाज भारत के साथ किया। उसके बाद भारत ने रियासत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया 370 के तहत। उस वक्त ये उसमें ये पाया गया कि जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर, जो भी रियासत जम्मू कश्मीर के हुदूद में आएगा, भारत से कोई भी बंदा आएगा तो उसको पहले एक परमिट दिया जाता है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद ने उसकी खिलाफ वर्जी की, उसने कहा कि मैं भारत के साथ ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने यहाँ अंदर आने की कोशिश की, तो ये चीजें वहां से शुरू हुई है। अभी ये जो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1947 में लाखों शरणार्थी जम्मू में बसाए गए थे जो गैर कानूनी थे। इसके अलावा भारत की मुख्तलिफ रियासतों से लोगों को यहाँ बसाया गया था, और अब उनकी एक डोमिनेशन कायम करने के लिए ही डोमिसाइल कानून बनाया गया, और उन्हें अब ये सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं ताकि रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमान तकलीफ में आ जाए और भारत को अपने अज़ाइम अमलाने का भरपूर मौका मिले। ठीक है फारूक तोयदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, कश्मीर के सुल्तान फारूक तोयदी साहब ने बड़ी डिटेल में आपके सामने रखी वहाँ पे क्या हो रहा है। जो अली रज़ा साहब ने और मारिया सुल्तान साहब ने भी कहा था कि हमें अब इकदाम करने की जरूरत है। तकारीर बहुत हो चुकी, प्राइम मिनिस्टर मुजफ्फराबाद गए थे, उन्होंने कहा था मुझे जाने दें अक़वाम मुत्तहिदा, वापस आके बताऊंगा स्ट्रेटजी क्या होगी। स्ट्रेटजी आपके सामने है। कश्मीर पे भारत अपने सारे जो एजेंडा है उसको तकमील की तरफ ले जा रहा है, लेकिन हम अब करें क्या? हुकूमत पाकिस्तान तो तकारीर तक हमें नजर आती है। देखिए नसरुल मलिक साहब, जिस तरह अली रज़ा साहब ने पहले फरमाया वो बिल्कुल बात सही है कि अब वक्त आ गया है, और पाकिस्तान में भी अब जो हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो भी इस बात को एम्फोसाइज कर रहे हैं बार बार, और हुकूमत पे हम प्रेशर डाल रहे हैं कि खुदारा अब वक्त आ गया है कि ये रवायती जो आप यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को सिर्फ एक मरासला भेज देते हैं, ये काफ़ी नहीं है। अब आप जाएं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आप जाएं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, क्योंकि रियासत भी वहां पे जा सकती है, इंडिविजुअल नहीं जा सकते, और जाके उनको वहां पे केस करें उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडियन आर्मी के जर्नल जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिन्होंने उस स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी और मजालिम किए हैं, उनको ट्राई करें, केस लेके जाएं फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, उनके ट्रायल होने चाहिए। एक तो ये बात। दूसरा ये है कि जो अभी फारूक तोहिदी साहब ने बड़ी सही बात की, देखें वो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर तो जो अपना काम कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बखूबी कर रहे हैं कि वो मुकाबला कर रहे हैं इंडियन आर्मी का, वो मुकाबला कर रहे हैं मोदी की दहशतगर्दी का, वो मुकाबला कर रहे हैं मजालिम का, उनको सह भी रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे मामला जो है वो एक किस्म का स्टेलमेट हुआ हुआ है, हमें आगे निकलना चाहिए। ठीक है, आगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फिर जाएंगे, धुएंधार तकरीर करेंगे, वर्ल्ड कॉन्शियस को शेक करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मामला इससे आगे चलना चाहिए। दूसरी एक बड़ी अच्छी बात की फारूक तोहिदी साहब ने कि उन्होंने इसराइल की बात की। बिल्कुल हम जो इस वक्त देख रहे हैं कि इसराइली मॉडल जो है, जो फलस्तीन में और वेस्ट बैंक में है, जिसमें एनेक्सेशन है, मजालिम है और वहाँ पे सेटलमेंट्स का, वही मॉडल प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसके जो हवारी हैं वही इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में उस मॉडल को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो लिहाजा इसका भी हमें जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए। मैं साहब वापस आता हूँ, मैं अभी आपके पास वापस आता हूँ। जी जी डॉक्टर मारिया साहबा, ये जो बात की जाती रही, पहले सदर ट्रंप ने कहा कि वो सालसी करना चाहते हैं, उससे एक उम्मीद भी बंधी, और ये कहा जाने लगा कि अब अमेरिका शायद इसमें सालसी का किरदार अदा करेगा और ये मसला
किसी तरफ हल होने के करीब जा सकता है। लेकिन अब तवील अरसे से खामोशी है, न सदर ट्रंप की तरफ से कोई इस बारे में बात की जा रही है, और ख़ास तौर पर जब इंडियंस के जो अब के इकदाम हैं इस पर तो हर तरफ से हमें खामोशी दिखाई देती है। देखिए, हमें किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। इस वक्त अमेरिका हिंदुस्तान का हवारी भी है और अमेरिका हिंदुस्तान का साथी भी है। इसलिए ये तमाम कुछ जो सूरत हाल आपको देखने में नजर आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ने खुद नहीं किया। अगर आप देखें, पुलवामा के अंदर भी हिंदुस्तान के साथ जो तमाम तर आवाजें आ रही थी वो अमेरिका की तरफ से आ रही थी। ये जो सूरत हाल है इस वक्त सिर्फ ये है कि जब तक हम बैनुल अक़वामी इदारों के पास नहीं जाएंगे, हम ये तमाम इक़दाम नहीं उठाएंगे, कोई नहीं उठाएगा। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो पाकिस्तानी आवाम की तशवीश है, जो इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत की तशवीश है, उसका अंदाजा आप सिर्फ उसी वक्त लगा सकते हैं जब आप ये तमाम जो आपका मुद्दा है कि आप बैनुल अक़वामी न सिर्फ प्लेटफॉर्म्स तक लेके जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने लोगों को भी मुतहरिक करते हैं और ये बात हिंदुस्तान से वाज़ेह करते हैं। उन्होंने कहा कश्मीर उनका अटूट अंग है और उसके लिए जो भी इक़दाम लेने थे उन्होंने ले लिए, चाहे उन्होंने कानूनी इक़दाम लेने थे, चाहे उसमें सिक्योरिटी के इक़दाम लेने थे, चाहे उसमें अपनी फौजों को जो है बर वक्त तरीके से तैयार करना था या पाकिस्तान पे हमला करना था। ये इन्होंने तमाम इक़दाम किए। अब वक्त पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इन तमाम तर सूरत हाल को निपटने के लिए हम क्या इक़दाम उठाएंगे। ठीक है, अगर आप इस वक्त जंग नहीं करना चाहते, लेकिन कोई आपको अपनी कानूनी जंग लड़ने से तो नहीं रोक सकता ना। फिर इस वक्त इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जहाँ बात आती है, आपकी तरफ से कहा जाता है, आपके फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम केस हार जाएंगे। आप केस कैसे हार जाएंगे जब हिंदुस्तान ने ऐसे इक़दाम उठाए हैं जो इस वक्त सारी दुनिया के सामने है कि वो ना सिर्फ गैर मुनासिब है लेकिन गैर कानूनी भी है और गैर इंसानी भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको तमाम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अब आपको इसको कानूनी जुमरे में लाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लाते हैं और उसके बाद आप अमली इक़दाम भी नहीं करते हैं, आपकी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त बिल्कुल खामोश है। देखिए, कश्मीरियों को के साथ जो जुल्म हो रहा है 325 दिन हो गए। अगर आप इसी का मवाजना करते हैं फलस्तीन के साथ, जब फलस्तीनियों को इसराइलियों ने वेस्ट बैंक में बंद करने की बात की तो आपके पास फोर्टेला शिप आई, आपके पास इंटरनेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन आई, आपकी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन किधर है, आपकी इंसानी हकूक की तनाजीम किधर है, आपकी इस वक्त इंसानी हकूक के अदारे किधर हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, जो इंसानी हकूक की मिनिस्ट्रीज हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस वक्त मुतहरिक क्यों नहीं है। देखिए, वो तमाम चीजें हैं जो इस वक्त आपको करनी है कि अगर आप चाहते हैं की आवाज उस जगह पे पहुंचे जहां हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब। अली रज़ा साहब, अगर हम यूरोपीय ममालिक की बात करें तो उनको भी ये दिखाई तो देता है, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो बात सुनते भी हैं कि कश्मीर में मुजालम किस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। आप लोग एहतजाज करते हैं, वहाँ मुजाहरे करते हैं, कश्मीरी अपनी यादाश्तें जाके पेश करते हैं यूरोपीय यूनियन के सामने, तो उनको ये उनकी जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आता है कि इस वक्त जो कश्मीर के अंदर इतने मुजालिम बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर मारिया सुल्तान बात कर रही थी कि फ़लस्तीन के लिए जो है वो आलमी इमदाद के इदारे भी पहुंचे, लेकिन कश्मीर पे कोई हमें इस किस्म की पेशरफ नजर नहीं आती है। मलिक साहब, असल में हमें देखना होगा कि हमने ये कश्मीर इशू जो है इसको किस तरीके से आलमी बरादरी के सामने अब तक पेश किया। अगर उसमें कोई गलतियां हैं तो हमें बैठ के, हमारे पास एक्सपर्ट बैठे हैं, एक्सपर्ट से मशवरा करके हम अपनी स्ट्रेटजी को नए हालात के मुताबिक स्ट्रेटजी को बदल सकते हैं। जब तक हम अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि इस वक्त तक जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं उसके खातर ख्वाह रिजल्ट नहीं आए, तो हमें देखना होगा कि उसके रिजल्ट क्यों नहीं आए, तो उसके मुताबिक हमें नई स्ट्रेटजी बनानी होगी। देखिए, आलमी बरादरी से हम अपील करते हैं, आलमी बरादरी का अगर आप देखें तो 1947 के बाद, 48 के बाद ये पहली दफा हुआ कि यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से 2 रिपोर्ट्स हैं, ये बड़ी अहम रिपोर्ट्स हैं। देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स का आना कोई मामूली बात नहीं थी। उसके बाद आप देखें कि यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट की जो हाई रिप्रेजेंटेटिव थी मोरगेरिनी, नॉर्मली वो हमेशा कहते थे कि ये इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, लेकिन पिछले 2 साल से वो ट्यून भी चेंज हुई। उन्होंने इसमें ऐड किया है कि कश्मीरी जो है ना, एज फार एज पॉसिबल कश्मीरियों को भी उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो ये चीजें आगे मूव कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से हम चाहते हैं, देखिए किलिंग जारी है और मोदी सरकार बिल्कुल वो इजराइल वाली पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। और आज देखें
आज यहाँ ब्रसल्स में एक फिलिस्तीनियों का मुजाहरा था, मैं भी गया हुआ था। तो वहाँ मुजाहरे में मुझे जो महसूस हुआ वो ये हो रहा था कि जो यहाँ की कम्युनिटी थी, यूरोपियन कम्युनिटी, वो मौजूद थी। इसके अलावा इवन ज्यूश कम्युनिटी के लोग भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन देखना ये है कि जो फिलिस्तीन का जो हशर हुआ है अब तक, अगर आलमी बरादरी ने, बेशक आलमी बरादरी ने बड़ी सपोर्ट भी की है, सब कुछ किया, लेकिन इजराइल अपनी पॉलिसीज पे अमल करते हुए फिलिस्तीन का मसला हमेशा के लिए खत्म करने की पोजीशन पे आ चुका है। वो जो अनेक्स करना चाहते हैं नेतन्याहू साहब, मोदी सरकार भी उसकी पॉलिसी पे चल रहे हैं। तो हमें देखना होगा, इसको सीरियस लेना होगा, आर्मी बेसिस पे लेना होगा। और मैं अपील करता हूँ जो हमारी वजारत खारजा है, जो रिस्पॉन्सिबल है, कि खुदा ना ये खाली नारों से, खाली बयानात से कुछ नहीं होगा। 5 अगस्त के बाद आप देखें कि इंडियन वजीर खारजा 70 कंट्रीज में गए और हमारे वजीर खारजा साहब 4 कंट्रीज में गए। देखिए ये चीजें प्रैक्टिकली देखनी होगी कि कहाँ हमने गलतियां की हैं। अब गलतियों का हमारे पास वक्त नहीं है, किलिंग जारी है, वो जुल्म और सितम जारी है और कश्मीरी अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, जो पाकिस्तान कर सकता है वो कश्मीरी नहीं कर सकते। और जो खासकर डायस्पोरा है, हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, खतूत लिख सकते हैं, इनसे मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ के अखबारात में भी आजकल जो है वो तकरीबन यूरोप के, हॉलैंड के अखबारों में, बेल्जियम के अखबारों में, फ्रांस के अखबारों में आ रहा है, यहाँ के चैनल्स पे भी आ रहा है, मीडिया भी इसको कर रहा है। लेकिन इसको हमने आगे कैसे बढ़ाना है, इस पे हमें गवर्नमेंट जो है वो बहुत जरूरत। ठीक है, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, जो हुकूमत के ऊपर एतराज़ आजकल उठ रहा है, हमारे आज पैनलिस्ट ने भी इससे बात की कि हुकूमत की तरफ से हमें इस किस्म का जो कश्मीर के हवाले से थोड़ी सी आपको पॉलिसी में कुछ कई मुतज़लज़ल दिखाई देती है। हालांकि इस वक्त जो हुकूमत है उसको मुकम्मल सपोर्ट भी हासिल है, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल है, लेकिन कश्मीर के हवाले से ऐलानात हुए, तकारीर हुई, अमली इक़दामात से कदरे थोड़ा सा पीछे हटते हुए नजर आते हैं। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मलिक साहब ये बात सही है कि जो कि एक मोमेंटम थोड़ा सा हमने बिल्डअप करने की कोशिश की थी, वो 5 अगस्त के बाद कुछ देर तो मोमेंटम वो नजर आया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर वो उसको आगे फॉलो अपने मेंटेन नहीं कर सके उस मोमेंटम को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि देखें ना, अगर हम अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस पे अपना एक स्पेशल एम्बेसडर जो है अली सादिक साहब, उनको अगर हम अपॉइंट कर सकते हैं, कितने अरसे से हम कह रहे हैं कि खुदारा फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, जो जिस तरह हमारे अली रजा साहब ने कहा कि 4-6 ममालिक में सिर्फ वो गए हैं, अगर उनके पास टाइम नहीं और लोकल सियासत और उसमें वो ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो भाई कश्मीर के ऊपर अब वक्त आ गया कि हमारा एक स्पेशल एम्बेसडर एनवॉय होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो दुनिया के कैपिटल में जाएं और उनका काम ही हो कि जो कश्मीर कॉज के लिए जो प्रोजेक्शन करनी है, जो उसके लिए जंग लड़नी है एट इंटरनेशनल लेवल डिप्लोमेटिकली, वो करें। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम लगता नहीं है, ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर का। एक तो ये, दूसरी इंपॉर्टेंट कश्मीर कमेटी जितनी फाल है आपको पता है जी, वो देखे ना, वो भी बेशक कभी वो आए हम हमारे नए अपना मोहतरम MNA साहब, लेकिन वो भी कोई बात अभी खुल के सामने उनका फोन नहीं आ रहा। लेकिन मलिक साहब एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, देखें बेशक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक दिन रात हमारी झड़पें हो रही है इंडिया के साथ, लेकिन अब एक नया फैक्टर आ गया जिसमें मैं समझता हूँ कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और ये कश्मीर कॉज के लिए आप देखेंगे ये मुस्बत साबित होगा और होना शुरू हो गया है, और वो है चाइना का फैक्टर, चाइनीज फैक्टर। चाइनीज जो लद्दाख में आए हैं, जो उन्होंने इंडियन आर्मी को वहां मूडी को ह्यूमिलिएट किया है, और जिस तरह उन्होंने वहां पे आके एक बड़े एग्रेसिव पोस्चर के साथ, देखें वो तकरीबन अब सियाचिन जो है वो अब उस पर आगे आप देखेंगे बातचीत होगी, और चाइनीज बड़े एग्रेसिवली आगे आए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि कहा जा रहा है कि अगला जो बैटलफील्ड होगा वो होगा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां पे आप देखेंगे, और मेरे अपनी सस्पेक्ट है कि पाकिस्तान और चीन की जॉइंट हिकमत अमली होनी चाहिए, सफारती महाज पे, इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरली, कि जहां पे एक पूरा प्लान बने लॉन्ग टर्म में कि सियाचिन और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को कैसे इनसे आजाद कराया जाए। ठीक है डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, जी ठीक हो गया। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा, यानी इस वक्त जैसे कि अभी ब्रिगेड से भी बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं वो बिजी हैं अपनी अंदरूनी मामलात के अंदर, आपके वज़ीर ख़ारजा बिजी हैं,
फिर कश्मीर कमेटी जिसको फाल करने की बात की गई वो भी जितनी फाल है उससे ज़्यादा बेहतर आप समझती हैं। इन हालात में तो फिर हम अपना मुकदमा खुद ही लूज करते जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जैसे मैंने कहा कि ये आपको मसला बहुत सारी पेचीदगियों के दरमियान से गुजारना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक वाज़ेह टीम जो है आप उसको कायम करें। और इसके अलावा आपके पास इतने ज़्यादा कश्मीरी, इतना ज़्यादा आपका कश्मीरी डायस्पोरा मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ममालिक में मौजूद है, आपको उनको मुतहरिक करना होगा, लेकिन मुतहरिक करके साथ उनको डायरेक्शन भी देनी होगी। महज सिर्फ इवेंट करने की बात नहीं, ये बात नहीं कि आपने उनकी जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन है उनको आपने एक्टिवेट करना है, लेकिन उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको ना सिर्फ तहकीक चाहिए, लेकिन तहकीक के साथ साथ आपको एक बाय पार्टीजन, यानी जितनी भी आपकी हुकूमती इस वक्त पार्टीज हैं उनके जो बेहतर लोग हैं उनको आप जमा करें, प्लस आपके जो फॉरेन ऑफिस के कुछ लोग हैं, और फिर जो कश्मीरियों का जो वक्त है उनको आपको जमा करना जरूरी है कि आप उनके जरिए जो है ये कमेटी जाके, ये जो लोग हैं ये जाके मिलें, और ये डेडिकेटेड लोग होने चाहिए जो कश्मीर पर मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर काम करें। इसके अलावा इस वक्त जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके अंदर आपके पास कुछ ऐसी स्पेस मौजूद है। इस वक्त आप जो इंडिविजुअल जो आपके पास यहाँ महाजरीन है, जो मतलब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तानी कश्मीर में आए हैं, वो उनके साथ वाकयात पेश आए हैं, आप उनको डॉक्यूमेंट करें। अभी तक आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं फाइल की। आप मुझे बताएं, आपको कौन मना कर रहा है कि आप FIR काटें? आफ्टर ऑल आप ये कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, आप समझते हैं कि वो मुतनाज़ा जो डिस्प्यूट है उसके अंदर तमाम टेरिटरी आपकी है, तो आप वो FIR अपने मुल्क में क्यों नहीं काट सकते हैं उन तमाम जालिम के खिलाफ कश्मीरियों के साथ हो रहा है। देखिए, ये तमाम चीजें जो आपको करनी होंगी, और उसके साथ साथ आपको एक एक्टिव ग्रुप की जरूरत है जो इन तमाम बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन और मुख्तलिफ फोरम के ऊपर जाके ये मसला उठाए ताकि आप इंटरनेशनल मोमेंटम क्रिएट कर सकें और इसके तमाम पहलू से लोगों को आगाह करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, प्रोग्राम में वक्त देने का। अली साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब और फारूक तैयबी साहब भी प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू। आप सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।